हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। आज हम ये पूरा टॉपिक देखेंगे, क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता क्या है। ओके, ये थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आप समझ में आ गया ना, तो अभी आप रे डायग्राम्स जो प्रिज्म के अलग बनाते हैं, प्रिज्म में पाथ बनाना लाइट का, वो आप इजीली बना पाओगे। और साथ ही साथ आगे भी कुछ एग्जांपल समझ सकते हो। जैसे डायमंड, डायमंड का क्रिटिकल एंगल सबसे कम होता है, इसकी वजह से वहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो सकता है। क्यों? उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है। अभी ऐसा क्यों है, आप पूरा वीडियो देखिए, आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, इफ़ यू एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, अगर हमने क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का समझ गए तो हम रे डायग्राम इजीली सॉल्व कर पाएंगे। और फॉर प्रिज्म, प्रिज्म में पाथ का डायग्राम हर साल एग्जाम में आता ही रहता है, कुछ ना कोई क्वेश्चन। ओके, अभी क्रिटिकल एंगल क्या होता है? when you know as we know that when light moves from denser medium to rarer medium, it will bends away from the normal, ये हमें पता है। but when light moves from denser to rarer medium, angle of incidence is such that angle of refraction is 90 degree। अगर लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जा रहा है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री, then that angle of incidence is called critical angle। ये डायग्राम ही याद कर लो सिंपली। एग्जाम में अगर स्टेटमेंट लिखने पर स्टेटमेंट लिख सकते हो अगर आपको डायग्राम याद है तो। when lights move from denser to rarer medium and angle of refraction is 90 degree, in such case the angle of incidence is called critical angle। और इसको हम बोलते हैं ग्रेजिंग इमर्जेंस भी बोलते हैं। ठीक है, अभी हम तो इसका रिलेशन समझते हैं विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मैं क्रिटिकल एंगल को आई सी लिख देता हूँ। साइन आई सी इज इक्वल टू 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 3/2, देयरफॉर साइन ऑफ आई सी इज इक्वल टू 1 अपॉन 3/2 विच इज इक्वल टू 2/3। ठीक है, आई सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2/3। तो ग्लास का क्रिटिकल एंगल ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली निकल के आता है 42 डिग्री। हम ज़्यादा मोस्ट ऑफ द टाइम 42 डिग्री लेते हैं। अगर नहीं रहता तो एग्ज़ाम में गिवन रहता है कि हमें कौन सा क्रिटिकल एंगल अज्यूम करना है। ग्लास हम प्रिज्म ग्लास से ही बना होता है, तो हम 42 डिग्री लेके ज़्यादातर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रिटिकल एंगल। फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल को मैं ऐसे लिखता हूँ। आपको जैसे डिनोट करने कीजिए, साइड में एक बार लिख दीजिए ऊपर एक बार। ओके, ताकि एग्जामिनर को कन्फ्यूजन ना हो। आपको जनरली टेक्स्ट बुक में जो है वो आप वो यूज़ कीजिए। फर्स्ट फैक्टर इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी आपने देखा जैसे हमने निकाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास का कुछ तो आया था 42 डिग्री। ठीक है, अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझना है तो चलो मान लो अगर पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 4/3, तो साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल ऑफ वाटर निकालना है तो 1/3/4, सॉरी 4/3। तो आई सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/4 हो जाएगा। तो उसका नियरली वैल्यू कितना हो गया 50 डिग्री। मतलब जैसे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था 3/2, तो उसका क्रिटिकल एंगल था 42 डिग्री, और वाटर का है 4/3, इसका क्रिटिकल एंगल कितना निकला ऑलमोस्ट 50 डिग्री। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो क्रिटिकल एंगल ज़्यादा है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज़्यादा है तो क्रिटिकल एंगल कम है। डायमंड का भी निकाल सकते हो। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2.41, तो आप निकाल सकते हो। डायमंड का सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। हमें मोर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो क्रिटिकल एंगल गिर रहा है, तो क्रिटिकल एंगल इज गोस ऑन डिक्रीजिंग। दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, फर्स्ट फैक्टर। सेकंड, मोर द टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर सराउंडिंग का ज़्यादा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिरेगा। रीज़न, मोर द टेम्परेचर मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ेगी तो फ्री होंगे, बाइंडिंग नहीं रहेगा, तो मतलब डेंसर मीडियम रेयर मीडियम में हो जाएगा। लेस द रेयर द मोर रेयर द मीडियम, लेस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेस द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मोर इज द क्रिटिकल एंगल। हमने रिफ्रैक्टिव रिलेशन देख लिया था। थर्ड, वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट
यानी लैम्बडा मोर द वेवलेंथ लेस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है मतलब क्रिटिकल एंगल ज़्यादा। तो फिर कलर में तो फिर सब वायलेट कलर का वेवलेंथ सबसे कम है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा उसका क्रिटिकल एंगल कम। तो रेड का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिर उसका कम हो गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो गया तो उसका क्रिटिकल एंगल ज़्यादा। अभी आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन अगर समझ लोगे तो बाकी सब फैक्टर्स आप आराम से करेक्टली एग्जाम में लिख पाओगे। ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। वेवलेंथ के बाद एक और कलर पॉइंट भी होता है लेकिन वो वेवलेंथ के रिलेटेड ही है, इसे अलग से की ज़रूरत नहीं। अभी अलग बात करते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। अभी डेंसर से रेयर मीडियम में लाइट रे पाथ मूव कर रही है। व्हेन लाइट मूव्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री देन इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस। हाँ, और इसी केस में व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो गया तब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। इधर क्या होता है, मान लो ये नॉर्मल है, ये डेंसर है, ये रेयर मीडियम है, लाइट रिमूव कर रही, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ वैलिड हो जाएंगे। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन नहीं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पे हो जाएगा कि यहाँ पे 100% रिफ्लेक्शन होता है। डेंसर से रेयर में जाते वक्त हो जाएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन 100% रिफ्लेक्शन। 100% रिफ्लेक्शन मतलब नो लाइट इज अब्जॉर्ब, नो लाइट इज एब्जॉर्ब। दिख रहा है क्या? बी I hope you have understood the concept of critical angle and total internal reflection. अभी नेक्स्ट वीडियो में हम प्रिज्म के बारे में थोड़ा देखेंगे, मिनिमम डेविएशन का कंडीशन क्या देखेंगे, डेरिवेशन थोड़ा देख लेंगे उसका, और उसके बाद हम कुछ रे डायग्राम्स का प्रैक्टिस करेंगे प्रिज्म के रिलेटेड। ओके, आई होप यू हैव एंजॉयड द टुडे सेशन। थैंक यू।